नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना रोहनिया व एसओजी की संयुक्त टीम ने 10 लाख रुपए के अवैध गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत महोत्सव हुआ संपन्न। टुम्पा रॉय को 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हुआ प्राप्त। रोहनिया कादीपुर नकाई गांव में अवैध विद्युत कनेक्शन मामले में विभाग के नियमानुसार कार्रवाई के लिए पत्र हुआ जारी। और आगमन सामाजिक संस्था ने अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति हेतु किया साविधिक श्राद्ध कर्म। और अब खबरें विस्तार से। थाना रोहनिया व एसओजी की संयुक्त टीम ने 10 लाख रुपए के अवैध गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थाना रोहनिया व एसओजी कमिश्नरेट वाराणसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, के साथ 3 नफर अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त 2 अदद 4 पहिया वाहनों को सीज किया गया। थाना रोहनिया व एसओजी कमिश्नरेट वाराणसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान भदवर के आगे अंडरपास थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से 3 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के कब्जे से कुल 65 किलो 772 ग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 2 अदद 4 पहिया वाहन व जमा तलाशी से 2 अदद आधार कार्ड, 4 मोबाइल फोन व कुल 970 रुपए नगद बरामद हुआ। इस गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये थाना क्षेत्र रोहनिया में 2 व्हीकल पकड़े गए हैं, फॉर्च्यूनर और स्विफ्ट डिज़ायर। एक जो व्हीकल है वो झारखंड की नंबर प्लेट है, दूसरे में छत्तीसगढ़ की है। इसमें 65 किलो 772 ग्राम अवैध गांजा पकड़ा गया है। इसमें 3 अभियुक्त जो है उनको पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। एक का नाम अजय आलोक है, दूसरे मोहम्मद मंसूर आलम और तीसरे चेतन मुखी। ये तीनों जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि जो व्हीकल्स हैं, इनके जो मालिक हैं, इन्होंने इन्हें भेजा था इस खेप के साथ में, और ये जनपद बनारस और आसपास के जनपदों में इसको बेचते, सस्ते दाम में खरीद के इसको महंगे इसमें दाम में बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? अब तक पूछताछ में यहाँ इन्होंने कोई अपना इतिहास कबूल नहीं किया है और ना हमें कोई ऐसा इनका कोई रिकॉर्ड मिल पाया है। झारखंड के जहाँ मूलतः रहने वाले हैं वहाँ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पुलिस से। इनका PCR लिया जाएगा, उन पर गैंगस्टर कार्रवाई करी जाएगी। क्या सर ये पूर्वांचल में किन जिलों में एक्टिव थे, ये कुछ पता पाया? जैसा आपको मैंने बताया कि ये इस खेप को बनारस और आसपास के ज़िलों में बेचने के लिए आ रहे थे, लेकिन इनके बेचने से पहले पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट कर लिया और उसके बाद में इनको हम अरेस्ट करके जेल भेजना। 65 किलो 772 ग्राम गांजा है और इसकी जो बाज़ार में कीमत है 10 लाख से ज़्यादा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत महोत्सव संपन्न हुआ। टुम्पा रॉय को 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह सकुशल संपन्न हुआ। राज्यपाल की घोषणा के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। कुल 13,733 उपाधियां डिजीलॉकर पर अपलोड हो गईं। इस दौरान गेस्ट हाउस का शिलान्यास किया गया। कुलपति ने अपना स्वागत भाषण संस्कृत भाषा में दिया। कहा कि जल्द ही यहां शिक्षा शास्त्र विभाग की बिल्डिंग का निर्माण होगा। वहीं दीक्षांत के मंच संचालन से लेकर विभागाध्यक्षों का परिचय भी संस्कृत में ही हुआ। 17 विभागों के अध्यक्षों और 6 डीन ने संस्कृत में पोडियम पर अपने अंडर में PhD करने वालों को उपाधि देने के लिए स्नातकों का उपस्थापन किया। राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत स्थल ऐतिहासिक मुख्य भवन में दक्षिणी द्वार से प्रवेश किया। दीक्षांत परिधान गले में डालकर राज्यपाल और दीक्षांत समारोह की शिष्ट यात्रा मंच तक पहुंची। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 13,733 छात्र और छात्राओं को शास्त्री, आचार्य और PhD की उपाधियां दी गईं। इसके साथ ही 31 मेधावियों को 56 मेडल दिए गए, जिसमें 54 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है।
दीक्षांत समारोह में आचार्य की टॉपर टुम्पा राय को 6 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल दिया गया। हुआ है कैसे संस्थाएं हम बदल सकते हैं और कैसे शैक्षणिक रूप में राजभवन को बना सकते हैं, ऐसी काफी चीजें इसमें हैं और एक अच्छी बुक बनी है। मैं भी भेंट करती हूँ। के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल की सहस्त्र बुद्धे का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने उनका ओजस्वी उद्बोधन सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको उनके उद्बोधन का लाभ मिलेगा। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके परिवारजनों तथा प्राध्यापकों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जिसने भी आज मेडल प्राप्त किए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई, और जिसको मेडल प्राप्त नहीं किया है उनको भी इतनी ही बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह स्नातक छात्रों की कड़ी मेहनत, समर्पण और उपलब्धियों को पहचानने का एक मंच होता है। आज के इस समारोह में कुल 13,433 उपाधियां वितरित की गई, जबकि 56 पदक 31 छात्र छात्राओं को वितरित किए गए। मैं उन सभी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई भी देती हूँ। संस्कृत शिक्षा का यह केंद्र 234 वर्षों से अनवरत भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं विद्याओं के प्रचार प्रसार हेतु अतुलनीय योगदान दे रहा है। शायद पूरे भारत में इतने लंबे समय से कोई यूनिवर्सिटी चलती हो, ऐसा मेरे तो ध्यान में नहीं है। इसके स्थापना काल से ही अनेक विदेशी विद्वानों ने यहाँ पर संस्कृत की सेवा का कार्य किया और अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। वस्तुतः भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने एवं भारतीय संस्कृति सभ्यता के महत्व से विश्व जनमानस को परिचित कराने में इस विश्वविद्यालय की भूमिका अग्रणी रही है। माननीयता प्राप्त हुआ है सभी छात्रों को। संप्रति अब भैया जरा सा पीछे हट जाओ, तो थोड़ा सा पीछे। दादा बोलिए एक बार जो है 1 2 3। रोहनिया कादीपुर नकाई गांव में अवैध विद्युत कनेक्शन मामले में विभाग के नियमानुसार कार्रवाई के लिए पत्र जारी हुआ। विद्युत वितरण खंड द्वितीय बरईपुर के रोहनिया उपकेंद्र के अंतर्गत कादीपुर नकाई गांव में विद्युत विभाग की गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि अवर अभियंता और TG2 ने 400 मीटर से ऊपर की दूरी पर अवैध विद्युत कनेक्शन प्रदान किए हैं। वहीं जब इस संदर्भ में लिखित शिकायत की गई तो जेई रोहित ने शिकायत पत्र को फाड़ दिया और कहा कि SDO के आदेश के बाद ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अब ये सही हो या गलत, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये कनेक्शन कैसे दिए गए हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है और उन्होंने सारा ठीकरा SDO पर फोड़ डाला। इस संदर्भ में जब SDO से शिकायत हुई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इस तरह से विद्युत कनेक्शन दिए जाने को गलत ठहराया। आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी भाजपा पार्टी कार्यालय भी यहां से कुछ दूरी पर स्थित है, या यूं कहें उसी क्षेत्र में है। इसके बावजूद इन अधिकारियों ने बिना किसी आधिकारिक अनुमोदन और पोल लगाए बिना सैकड़ों अवैध विद्युत संयोजन निर्गत कर दिए हैं। फिलहाल ये भ्रष्टाचार का खेल काफी लंबा है। विभाग का हर व्यक्ति अपने सीनियर पर आरोप लगाते हुए इस भ्रष्टाचार को लेकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ये मामला विभागीय भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की ओर इशारा करता है और उच्च अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि विद्युत विभाग की विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली में सुधार हो सके। वहीं इस संदर्भ में मुख्य अभियंता जोन प्रथम से शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस ओर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने SC को जांच हेतु आदेशित किया।
गया। वहीं एससी ने अब इस मामले को संज्ञान लिया है और उन्होंने जांच हेतु पत्र जारी किया है, जिसमें शिकायती पत्र में वर्णित शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण में विभागीय नियमानुसार जांच एवं परीक्षण करके निस्तारण आख्या प्रेषित करने की बात लिखी गई है। ऊपर तार कटा हुआ है, केबल कटा हुआ है। केबल कटने का छोड़िए, पहले ये तार इतना कनेक्शन आया कैसे बिना जी के और लाइनमैन के? केबल कट नहीं होना चाहिए। मीटर के पहले केबल कट है तो बाईपास है। उधर मकान दिखाइए, वहाँ देखिए लाइन गया हुआ है। अब आप सब जगह जो है लाइट पहुंची हुई है, इधर आइए। सब जगह मीटर लगा हुआ है। ये आधा किलोमीटर हम लोग रोड से अंदर आ चुके हैं। बल्ली के सहारे पूरी लाइन व्यवस्था दी हुई है। आधा किलोमीटर अंदर हम लोग रोड से आ चुके हैं और अभी तक एक भी खंबा नहीं दिखा है। कम से कम हम लोग 20 से 25 मकान दिखा चुके हैं जहाँ पे मीटर कनेक्शन लगे हुए हैं। हर जगह मीटर लगा हुआ है और हम लोग इस समय आधा किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं। किसी के मीटर का मत बनाइएगा। ये मीटर लगे हुए हैं हर घर पे। दिखा दीजिए तो मकान में सारे मकान में कनेक्शन इन्होंने भरपूर दिया हुआ है। कनेक्शन दिया हुआ है। बिना जांच के कनेक्शन मिला कैसे? और अगर जांच हुई है तो किसने किया? सवाल तो ये खड़ा होता है। सर्वे कौन किया है? चेयरमैन, लाइनमैन कौन रहा? जेई कौन रहा? इधर देखिए पोल लगा हुआ है, तार गायब है। और मुझे लगता है कि ये सरकार ने पोल भी नहीं लगवाया हुआ, क्योंकि पोल टूटा हुआ है। प्लस पोल की दूरी आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 पोल है, वो भी इतने अंदर आने के बाद। आगमन सामाजिक संस्था ने अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति हेतु सावधिक श्राद्ध कर्म किया। एक बार फिर अपने सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए आगमन सामाजिक संस्था उन अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया, जिनकी हत्या उनकी मां की कोख में उन लोगों ने ही करा दी जिसे हम सब माता पिता या परिजन कहते हैं। संस्था का स्पष्ट विचार है कि कोख में मारी गई उन अभागी बेटियों को जीने का अधिकार तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें मोक्ष तो मिलना ही चाहिए। लगातार गर्भ में मारी जा रही अजन्मी बेटियों की मोक्ष के लिए मोक्ष की नगरी काशी में 11वें वर्ष भी मोक्ष दिलाने हेतु सविधिक श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। गंगा तट के दशाश्वमेध घाट पर गर्भ में मारी गई बेटियों के मोक्ष की कामना लिए हुए आगमन सामाजिक संस्था के द्वारा वैदिक ग्रंथों में वर्णित परंपरा के अनुसार श्राद्ध कर्म और जल तर्पण संपन्न कराया। गंगा तट पर मिट्टी के बनी बेदी पर 18,000 पिंड निर्माण कर मंत्रों से आवाहन कर बारी बारी मृतक को प्रतीक स्वरूप स्थापित करने के बाद मंत्र के अभिसिंचन से उनके मोक्ष की कामना की गई। 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के बीच श्राद्धकर्ता संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने 18,000 बेटियों का पिंडदान और जल तर्पण के उपरांत ब्राह्मण भोजन के साथ आयोजन संपन्न कराया। संस्था प्रतिवर्ष पितृपक्ष के मात्र नवमी को अजन्मी बेटियों का सनातन परंपरा और पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर उनके मोक्ष की कामना करती है। बताते चले कि ये वो अजन्मी बेटियां होती हैं जिन्हें उन्हीं के माता पिता ने इस धरा पर आने से पहले ही सदा सदा के लिए अंधियारे में झोंक देते हैं। इस अनूठे आयोजन के साक्षी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग बने, जिन्होंने मृत बच्चियों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। अब तक 1 लाख बेटियों के श्राद्धकर्ता और आगमन संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष ओझा का कहना है कि आमतौर पर आमजन द्वारा गर्भपात को एक ऑपरेशन माना जाता है, लेकिन स्वार्थ में डूबे परिजन ये भूल जाते हैं कि भ्रूण में प्राणवायु के संचार के बाद किया गया गर्भपात जीव हत्या है, जो 90% मामले में पाई जाती है।
साफ है कि अधिकांश गर्भपात के नाम पर जीव हत्या की जा रही है। धर्म ग्रंथ की बात करें तो किसी भी अकाल मृत्यु में शांति प्राप्ति न होने से जीव भटकता है, जो परिजनों के दुख का कारण भी बनता है। श्राद्ध कर्म और जल तर्पण आचार्य दिनेश शंकर दुबे के नेतृत्व में सीतारमण पाठक, नितिन गोस्वामी, उमेश तिवारी, बजरंगी पांडे रहे। पिंड निर्माण कार्य में जादूगर जितेंद्र, किरण, राहुल गुप्ता, साधना आदि रहे, जबकि श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में काशी सहित देश के 5 राज्य के स्त्री पुरुष उपस्थित रहे। क्या है आज किस तरह का एक कार्यक्रम हो? देखिए, आगमन सामाजिक संस्था अपने तमाम सहयोगी और कार्यकर्ताओं के साथ पिछले 10 सालों से, ये 11वां साल है, 10 सालों से हम लोग पिंडदान कर रहे हैं। और ये पिंडदान उन बेटियों का जिनको उनके परिजनों द्वारा पेट में मार दिया गया। हम इस कार्यक्रम के पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोग बेटियों से नफरत न करें, बेटियों को आने दें, क्योंकि बेटी नहीं है तो फिर ये धरा भी नहीं होगा। तो एक हम लोग मैसेज देते हैं इस बात का, लोग भ्रूण हत्या बंद करें और जिनको मारा गया, जिन विभिन्न कारणों से, उनको मोक्ष की कामना किया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो। तो आज क्या किए हैं? देखिए, हम लोगों ने अभी तक 83,000 लड़कियों का, बेटियों का, जन्मी बेटियों का श्राद्ध किए हैं। इस बार 18,000 बेटी किए हैं। इस तरह हम लोगों ने अब तक 11 सालों में 1 लाख बेटियों का श्राद्ध किया। और श्राद्ध का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें हम बचा तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें मोक्ष मिलनी चाहिए और मोक्ष की कामना हम लोगों ने किया। आचार्य तो दिनेश दुबे जी का और सीताराम जी का था, साथ ही साथ उनके तमाम सहयोगी लोग थे। आगे भी आपकी योजना? जी, ये योजना यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि निश्चित तौर पे भ्रूण हत्या यदि बंद नहीं होगा तो समाज में वो दिन दूर नहीं है कि समाज भी अपने आप को खत्म करने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अश्विन नाट्य महोत्सव की 5वीं निशा में शास्त्रीय नाटक दूत वाक्यम का मंचन हुआ। अश्विन नाट्य महोत्सव की 5वीं संध्या में शास्त्रीय नाटक दूत वाक्यम का मंचन हुआ। संस्कृत के महाकवि भास की काव्य कृति पर आधारित इस नाटक में रामधारी सिंह दिनकर के खंड काव्य रश्मि रथी के 3रे अंक की पंक्तियों याचना नहीं अब रण होगा को शामिल किए जाने से नाटक की गंभीरता प्रभावित हुई। मुरलीलाल मेहता प्रेक्षागृह में बुधवार को मेजबान संस्था श्री नागरी नाटक मंडली के बैनर तले मंचित नाटक की धीमी गति, दुर्योधन के संवाद में मधुर विचार जैसे प्रयोग पर भी दर्शक दीर्घा से उंगली उठती रही। कुछ रंग दर्शक तो कथानक से भी असहमत होते रहे। संवाद के रूप में पहला वाक्य सुनने के लिए दर्शकों को 17 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यही नहीं, नाटक में जहां तहां
यवनिका का प्रयोग भी दर्शकों को असहज करने वाला रहा। यवनिका का प्रयोग प्रायः रानी, राजकुमारी अथवा किसी ऐसे दृश्य के दौरान करने का विधान है जिसके बारे में दर्शकों को बताना तो है लेकिन ये दृश्य दिखाना नहीं है। लेकिन दूत वाक्य में दुर्योधन, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के आगमन के दौरान में यवनिका का प्रयोग किया गया। श्री कृष्ण के पांडवों का दूत बनकर कौरवों के राजमंडल की सभा में जाने पर केंद्रित नाटक का निर्देशन युवा रंगकर्मी उत्कर्ष सहस्त्रबुद्धे ने किया। नाटक में विकेश सेठ का अभिनय प्रशंसनीय रहा। आपकी आज्ञानुसार सभी राजागण मंत्रीगण बता चुके हैं। हे आर्यवर कर्ण एवं वर्षदेव, आप बताइए, आपकी दृष्टि में ऐसा कौन महापुरुष है जो मेरी एकादश अक्षौणी सेना का सेनापति होने की योग्यता रखता है? महाराज, ये विषय तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका सेना नायक कौन होगा, इसका निर्णय तो अनुभव एवं योग्यता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अतः हमारा आपसे निवेदन है, यह निर्णय सभागृह में सभी राजाओं एवं मंत्रीगण के साथ मंत्रणा के पश्चात ही करना उचित होगा। उचित ही कहा आपने। इसका निर्णय तो मंत्रिशाला में ही होना चाहिए। बीएचयू हिंदी विभाग में डॉक्टर लहरी राम मीणा की नवीनतम आलोचना पुस्तक का लोकार्पण हुआ। विगत 3 दिनों से हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुस्तक लोकार्पण एवं परिचर्चा का समारोह चल रहा है। इसी क्रम में बुधवार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं वाणी प्रकाशन समूह के संयुक्त तत्वावधान में प्रसिद्ध युवा कवि, आलोचक एवं रंग चिंतक डॉक्टर लहरी राम मीणा की नवीनतम आलोचना पुस्तक सृजन के विविध रूप और आलोचना का लोकार्पण करते हुए इस पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के परंपरानुसार महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात कुलगीत की प्रस्तुति हुई। अध्यक्षता कर रहे हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने इस पुस्तक में संजोए गए लेखों के मर्म को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब कोई सत्य कहता है तब वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है और जब झूठ बोलता है तब उसकी आंखें भी उसका साथ नहीं देती हैं। लेखक ने साहित्य का मर्म निबंध में साहित्य के शाश्वत तत्वों की चर्चा की है। इन्होंने इस निबंध को आचार्य मम्मट से जोड़कर भी देखा। परिचर्चा का संचालन कर रहे सहायक आचार्य डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पुस्तक किसी एक समय एवं एक मन स्थिति में नहीं लिखी गई है, बल्कि अलग अलग वातावरण एवं परिस्थितियों में लिखे गए लेखों एवं निबंधों का संकलन है। धन्यवाद ज्ञापन स्वयं पुस्तक के लेखक डॉक्टर लहरी राम मीणा ने किया। इस कार्यक्रम की संपूर्ण रिपोर्ट बीएचयू हिंदी विभाग की शोध छात्रा रोशनी उर्फ धीरा ने किया। परिचर्चा में प्रोफेसर कृष्ण मोहन सिंह, प्रोफेसर नीरज खरे, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र इत्यादि लोगों की उपस्थिति रही। आज जो मेरी ये पुस्तक आई है सृजन के विविध रूप और आलोचना, ये साहित्य में हर काल को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक की रचना की गई है। और ये पुस्तक मध्यकाल में आंडाल को शुरुआत करती है। आंडाल से होते हुए भारतेंदु हरिचंद,
गांधी जी पर, मीरा पर, नंद दुलारे वाजपेयी पर, साहित्य के बड़े जो थिंकर थे, इनको विशेष रूप से इसमें रखा गया है। क्योंकि वर्षों से जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य करा रहा था, तब से मेरे मन में बार बार इनको लेकर के इच्छा थी कि इन पर कोई एक ऐसी मुकम्मल सामग्री साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। और यही एक चिंता मेरी और यही एक सोच थी कि मैं एक मुकम्मल सामग्री के रूप में आंडाल से लेकर के मीरा और नंद दुलारे वाजपेयी होता हुआ नंद किशोर आचार्य जी, जो आज के समय के सबसे बड़े गांधीवादी चिंतक है, उन तक मैं साहित्य में उनके विचारों को, उन सभी रचनाकारों को एक पुस्तक में इसको मुकम्मल रूप से लाऊं। ये पुस्तक वाणी प्रकाशन से आई है और इसका सबसे अच्छा यह है कि इस पुस्तक में एक काल का रचनाकार नहीं है, हर काल का रचनाकार है और उन्हीं रचनाकारों को बहुत विस्तृत रूप से इसमें लिखने का प्रयास किया है। और फिर तो आगे तो आप पाठक लोग जब इस पर प्रतिक्रिया देंगे तो आगे की रचनाओं में उस प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी रचनाओं का एक उद्देश्य होगा। और मेरा जो लेखन है वो लेखन आलोचना ही नहीं है, काव्य भी है और रंगमंच के क्षेत्र में, नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में मेरी लगातार उसमें रुचि रहती है। अभी कुछ दिनों पहले हमने बहुत बड़ा नाटक का निर्देशन भी किया था रंगभूमि के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में, तो उसमें बहुत अच्छी दर्शकों की एक हमको उम्मीद मिली थी। तो ये 3 विषय मेरे साहित्य के रहते हैं, नाट्य चिंतन, आलोचना और काव्य। इन्हीं में मैं लगातार मेरा सृजनात्मक जो लेखन है या विषय है उसमें अनवरत रूप से मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नया से नया अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराऊं। साहित्य जगत को मैं एक युवा होने के नाते, जो एक टीचर होने के नाते, एक कह सकते हैं कि अब एक रचनाकार के रूप में मैं अपनी जो सामग्री है, अपनी जो सोच है, अपना जो चिंतन है, समाज में जो तमाम तरह की जो घटनाएं घट रही है और जो वर्तमान में जो हमारे जीवन का जो यथार्थ है, उस यथार्थ को बड़ी बेबाकी से, निष्पक्षता से अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाने का, विद्यार्थियों तक पहुंचाने का मेरा एक छोटा सा लघु प्रयास है। डॉक्टर साहब, इस बात को सोच रही है कि हर बात है आपसे मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर कुछ ऐसा अनुभव आपको रहा है आपको लिखने के पीछे इसमें मेरे 2-3 अनुभव इस किताब को लेकर के बड़े रहे हैं। इसमें सबसे पहले जब एक बड़ा लेख है भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, और आज मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की धरती से ही बोल रहा हूँ। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एमफिल कर रहा था तो मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का विषय लिया और मैंने देखा उसके अध्ययन के बाद में कि एक 35 साल का एक युवा आजाद, मतलब भारत आजाद नहीं है, गुलामी में इतना कुछ लिख सकता है, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज को इतना जागृत कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज के समय में इतने संसाधन होने के बावजूद, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद मैं भी अपना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समाज में या साहित्य में जो योगदान दे सकता हूँ, वो उसी उद्देश्य से मैं अपनी ये रचनाएं लिखने का मेरा एक प्रयास रहता है। कुछ जो लेख है इस पुस्तक में है, उन लेखों के पीछे लिखने का एक कारण ये भी है कि मैं जब एमए की कक्षाओं को पढ़ाने के दौरान महसूस करता रहा हूँ कि बच्चों के पास सामग्री का अभाव रहता है। कई बार वो सामग्री नहीं मिलने की वजह से वो उस पाठ को या उस अध्याय को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देते हैं और कहीं ना कहीं फिर ये सारी चीज एक रचनाकार के साथ अन्याय होता है। तो उसको भी एक तरह से मेरे मन में जहन में था कि बड़ा पाठक वर्ग, बड़ा विद्यार्थी वर्ग बहुत सारे विषयों से अनछुआ या कह सकते हैं कि वो अनभिज्ञ था, जिसमें आप अंडाल को देख सकते हैं, साहित्य के गांधी को आप समझ सकते हैं, या इसके अलावा हम मीरा को नए सिरे से जो मैंने दिया है कि आधुनिक मीरा वो किस तरह से है, आज की जो स्त्री है उसके लिए वो प्रेरणा का स्रोत अंडाल हो या मीरा हो, वो किस तरह से है, उसको नए रूप में, आधुनिक रूप में मैंने इस पुस्तक में दिखाने का प्रयास किया है। और आगे तो फिर पाठक वर्ग या आप साहित्य प्रेमी इसका जब मूल्यांकन करेंगे तभी ही इसका अच्छा सा मूल्यांकन हो पाएगा। मैं अपनी तरफ से कितना भी कुछ बोलूं वो कोई मायने नहीं रखता। भारत संचार निगम लिमिटेड दूरसंचार वाराणसी द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन हुआ।
भारत संचार निगम लिमिटेड दूरसंचार बीए जिला वाराणसी द्वारा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल आलोक कुमार मिश्रा ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के अथक सहयोग और प्रयासों से हम ग्राहकों को बेहतर सुविधा दिनों दिन उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप आए, बीएसएनएल से जुड़े, यहाँ रोजगार के भी अवसर हैं, जैसे कि अगर आप हमारे माध्यम से केवल एक भी कनेक्शन अगर हमें देते हैं तो उसमें आकर्षक जो हमारे 1 महीने का मंथली प्लान है उसमें आपको कमीशन या इंसेंटिव दिया जाएगा। आप एक दिन में 500 का प्लान लाते हैं, एक कनेक्शन, तो 30 दिन में 15,000 रुपए कमा सकते हैं। थोड़ा सा खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि हमारे सम्मानित जनता को जो भारत नेट फाइबर है उसमें एज ऑन डेट आपको OTT प्लेटफॉर्म थोड़ी सी सुविधा कहीं से वंचित रह रही है, और लेकिन युग टीवी और बहुत सारे हम चैनल्स तो प्रदान कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म की दिशा में हमारा ट्रायल चालू हो गया है और हमारे माननीय CMD सर इसकी व्यक्तिगत निगरानी कर रहे हैं और चेन्नई में और साउथ के आंध्र प्रदेश इलाकों में इसका सफल ट्रायल हो चुका है, एडवांस स्टेज पे है और कभी भी इसका सफल लॉन्च हो सकता है साउथ में। और उसके बाद हमको उम्मीद है कि ये इस दिसंबर तक हम लोग OTT प्लेटफॉर्म अपने FTTH नेटवर्क भारत नेटवर्क पे संभवतः इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसकी हम आशा करते हैं। राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश के चुनाव में वाराणसी जोन एवं जिला की तरफ से उम्मीदवारों को समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश के द्विवार्षिक अधिवेशन चुनाव का आयोजन आगामी 18-19 अक्टूबर को मुख्यालय पर किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संजय तिवारी, महामंत्री पद के उम्मीदवार गिरीश चंद यादव, उपाध्यक्ष के उम्मीदवार राम कुमार सिंह को वाराणसी जोन एवं जिला की तरफ से सभी पदाधिकारियों का समर्थन एवं सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। कर्मियों ने अपने उम्मीदवार का माल्यार्पण कर जिंदाबाद के नारे के बीच उनका समर्थन किया। इस दौरान संतोष अवस्थी, आशुतोष उपाध्याय, रामकुमार मिश्र, संजय कुमार तिवारी, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, रामदयाल, रवि शर्मा, राघवेंद्र सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। बैठक चल रही है, क्या है? हमारे यहाँ प्रदेश का चुनाव होना है, उसी की बैठक चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बैठक के माध्यम से? इस बैठक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी साथी हमारे यदि हमें चाहेंगे तो मैं उनकी भावनाओं को या मांगों को पूरा करने के लिए तन मन धन से समर्पित रहूंगा। जय संगठन। समस्याएं हैं जो आप समस्याओं को किस तरह से हल करेंगे? समस्याओं को, जो हमारे कर्मचारियों की जो समस्या रहेगी, मैं अधिकारी के पास जाऊंगा, हर समस्या के लिए समाधान करने के लिए तैयार रहूंगा। ये बैठक हम लोगों का अधिवेशन जो है होना है 18-19 अक्टूबर को, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग निकले हैं। आज बनारस आए हैं कि अपने सहयोग के लिए जो है, क्योंकि मैं पुनः जो है लड़ रहा हूँ जो है अध्यक्ष का चुनाव, और महामंत्री जी हमारे लड़ रहे हैं, तो मैं इसीलिए हमारा आगमन हुआ है कि यहाँ बनारस के कर्मचारियों से मैं अपने विजय होने के लिए सहयोग। किस तरह का ये चुनाव है, किस तरह का कर्मचारियों को क्या दिक्कतें, क्या लाभ होंगे? कर्मचारियों को लाभ नेता अध्यक्ष के लिए इतना ही केवल होता है। अध्यक्ष इसलिए लोग चुनते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके बनारस में कोई समस्या ऐसी होती है जो मुख्यालय स्तर पर है या शासन स्तर पर है, तो एक माध्यम होता है प्रदेश के अध्यक्ष। जिस तरह से जोन की बातों को रखने के लिए माध्यम जोन अध्यक्ष मंत्री होते हैं, वैसे ही प्रदेश कार्यकारिणी का माध्यम जो है प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री या कार्यकारिणी इसीलिए मनोनीत की जाती है कि सारे जोनों की समस्या जो है हमारी रख सकें उच्च अधिकारियों की। इस समस्या को लेकर के आप इस मैदान में उतरे, क्या इन लोगों को आज करना चाहिए? समस्याएं तो बहुत है हमारे कर्मचारियों की। सरकार ने भर्ती बंद कर रखी है। हमारी स्ट्रेंथ इस समय इस काबिल नहीं है। जहां मैं खंडों में 5 सेवक हमारे रहते थे, आज की स्थिति यह है कि एक सेवक हमारा जो है 4-4 खंड में कार्य कर रहा है। तो इसके लिए पहले ठेकेदारी प्रथा में संविदा सेवक भी आए थे, तो मैं उससे खत्म कराने का प्रयास करूंगा, और पुनः जैसे पूर्व में होते थे विभागीय जो है, विभागीय अगर हमारी संविदा हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये कर्मचारियों की सबसे अहम समस्या है। और समस्या है
क्योंकि हम लोग आज 30 साल 35 साल नौकरी कर चुके हैं, हमारे कुछ कर्मचारी 40 साल भी कर रहे हैं, लेकिन ग्रेड पे हमारा 2800 ही चल रहा है। 26 वर्ष की आयु सेवा पूर्ण होने के बाद जब हमको 2800 मिलता है तो फिर 40 साल तक वही 2800 पर रहते हैं। प्रयास होगा कि 4200 का हमें शासन से स्वीकृत किया जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना रोहनिया व एसओजी की संयुक्त टीम ने 10 लाख रुपए के अवैध गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का दीक्षांत महोत्सव हुआ संपन्न। टुम्पा रॉय को 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हुआ प्राप्त। रोहनिया कादीपुर नकाई गांव में अवैध विद्युत कनेक्शन मामले में विभाग के नियमानुसार कार्रवाई के लिए पत्र हुआ जारी। और आगमन सामाजिक संस्था ने अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति हेतु किया साविधिक श्राद्ध कर्म। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।